नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली हमारे भारत के नए एचएसआर कॉरिडोर्स के ऊपर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बजट 2026-27 में निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया है कि भारत में नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनने जा रहे हैं और अब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है। पहले की तरह ये सिर्फ बताए नहीं गए हैं कि कॉरिडोर बनेंगे भविष्य में, इस बार ऑफिशियली बोल दिया गया है कि ये कॉरिडोर बनने वाले हैं और इनकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आने वाली है वो 16 लाख करोड़ से ज़्यादा आने वाली है। 16 लाख करोड़ बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। और अभी हमारा वर्तमान में जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का काम चल रहा है, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है ये, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में 508 किलोमीटर का। वर्ष 2016 में बताया गया था कि इसकी कॉस्ट हो सकती है 1 लाख करोड़ से ज़्यादा, लेकिन आज ये कॉस्ट एस्केलेट होते हुए, क्योंकि कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ गए हैं कोरोना महामारी के बाद में, और दुनिया में जो कमोडिटीज़ को लेकर के तनातनी चल रही है कई देशों के बीच में, उसको लेकर के दोस्तों अब मेटल के प्राइसेस भी काफ़ी बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ करके अब 2 लाख करोड़ के नज़दीक पहुंच चुकी है हमारे इस कॉरिडोर की भी। तो अभी हम जो 16 लाख करोड़ या उससे ज़्यादा का अनुमान लगा के चल रहे हैं, मुझे लगता है कि हो सकता है कि भविष्य में ये प्राइस और ज़्यादा बढ़े, लेकिन किस कॉरिडोर पर सबसे पहले काम शुरू होगा उस पर डिपेंड करता है कि उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी होगी। क्योंकि अगर 2026-27 में काम शुरू होता है तो सभी चीज़ों के प्राइसेस डिफरेंट होंगे, और 2030 या उसके बाद काम शुरू होता है तो फिर प्राइसेस डिफरेंट होंगे। और दोस्तों, इस बार सरकार ने कहीं ना कहीं वो चीज़ करके दिखा दी है जो उन्होंने बताई थी अपनी मैनिफेस्टो में कि इस तरीके के कॉरिडोर पर वो काम करने वाले हैं। लेकिन एक समय ऐसा लगता था कि क्या इतने ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव कॉरिडोर्स के ऊपर सरकार काम करेगी, क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स में देखा जाए तो ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी के बनने के बाद अदर कॉरिडोर को लेकर के काफ़ी सारे मीटिंग्स वगैरह चलते रहे कि कितनी कॉस्ट आने वाली है इन कॉरिडोर्स में, क्या ये कॉरिडोर्स हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे कि नहीं होंगे। हालांकि अब डेटा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है सरकार को कि ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी कितना फ़ायदेमंद हुए हैं, इसलिए हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी अब लॉन्च हो चुका है डीएफसी का, और कल ही मैंने इसको डेडिकेटेड वीडियो बना करके समझाया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी जब बन रहा है तो जो पूरा इकोसिस्टम भारत में आज बन चुका है रोलिंग स्टॉक के सेक्टर में, किस तरीके से बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाने का काम हो रहा है, उसमें इंडिया ने खुद अपनी कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज को भी इंट्रोड्यूस किया है जो कि जापान में भी यूज़ नहीं हो रही थी, वो भी हमसे सीख रहे हैं। तो जैसे कि हम गर्डर्स बना रहे हैं जो कि बॉक्स टाइप फुल स्पैन गर्डर हैं, 900 टन से भी ज़्यादा का इनका वजन है, इनको बनाना हमने सीखा, और कई ऐसे गर्डर हमारे देश में बन रहे हैं। बहुत ही उन्नत क्वालिटी के स्टील ब्रिजेस को भी बनाया जा रहा है, चाहे वो डीएफसी के लिए हो या बुलेट ट्रेन के लिए। और अगर हम बात करें रोलिंग स्टॉक सेक्टर की, तो भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन जो कि स्टैंडर्ड गेज के ऊपर बेस्ड होगी, वंदे भारत 4.0 वर्जन इसको कहा जा रहा है, 2027 में अनवील होगी। 26 में इसके प्रोडक्शन को लेकर के काम चल रहा है और BEML इस पर काम कर रहा है। ट्रेन B28 इसको नाम दिया गया है, जो कि मैं आप लोगों को सबसे पहले समझा चुका हूं। तो रोलिंग स्टॉक सेक्टर में भी हमने काम शुरू कर दिया है एचएसआर प्रोजेक्ट के लिए। तो अब नए प्रोजेक्ट के लिए जो वेंडर्स हैं उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा अलग अलग जगहों पर जाकर के। काफी सारे वेंडर्स तो पहले से ही तैयार हैं NHSRCL के साथ में काम करने के लिए, उनका डेटा भी NHSRCL के पास है, किस तरीके का उनका काम रहा है। तो आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में हमारे पास भारत में ही भारत के वेंडर्स मौजूद होंगे इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए, और काम तेजी से हो पाएगा। तो अब वो समय आ ही गया है कि इन कॉरिडोर्स के ऊपर काम शुरू किया जाए। जैसे कि एक समय था जब चाइना में इस तरीके का काम शुरू हुआ था, आज भारत में भी ये काम शुरू होने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, सदर्न इंडिया में एक एचएसआर कॉरिडोर का बड़ा ट्रायंगल बनने वाला है। सदर्न इंडिया को बहुत कुछ यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है इस बजट में, और सबसे बड़ा तो तोहफा यही है कि यहाँ पर एचएसआर प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और ये ट्रायंगल बनेगा दोस्तों चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई बेंगलुरु हाई स्पीड कॉरिडोर की, जो कि 350 किलोमीटर 350 किलोमीटर का होने वाला है। इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद में अभी यहाँ पर लगभग 6 घंटे से लेकर के 5 घंटे के बीच का जो सफ़र में टाइम लगता है वो घट करके 1 घंटा 13 मिनट का ही रह जाएगा। तो 1 आवर 13 मिनट में चेन्नई और बेंगलुरु, जो कि बड़ी टेक सिटी है साउथ की, उनके बीच में डिस्टेंस तय हो सकता है। अगला दोस्तों, बेंगलुरु हैदराबाद 550 किलोमीटर का ये कॉरिडोर होगा। अभी यहाँ पर 9 से 11 घंटे लग जाते हैं इस सफ़र को तय करने में, और 2 घंटे का ही सफ़र ये रह जाएगा एचएसआर कॉरिडोर से। इसके बाद दोस्तों, चेन्नई हैदराबाद की कनेक्टिविटी 650 किलोमीटर का ये डिस्टेंस होगा, 2 घंटे 55 मिनट 2 आवर्स 55 मिनट का एस्टिमेटेड टाइम जो है वो लगने वाला है। पहले लगता था दोस्तों 10 से 12 घंटे, तो ये कॉरिडोर बनने के बाद इतना कमी आएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से चेन्नई बेंगलुरु हैदराबाद एक बड़ा ट्रायंगल बनाएंगे, और हैदराबाद एक बड़ा जंक्शन पॉइंट बन के उभरने वाला है सदर्न इंडिया में एचएसआर कॉरिडोर के लिए।
और दोस्तों यहाँ पर चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद को बहुत ज़रूरत भी है इस तरह की कॉरिडोर की, क्योंकि बड़ी टेक सिटीज़ हैं और यहाँ पर लोगों की आय भी ज़्यादा है, टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू है, टाइम बचना पैसा कमाने के बराबर है इन टेक सिटीज़ में काम करने वाले टेकीज़ के लिए। तो कहीं ना कहीं ये कॉरिडोर बहुत हेल्प करने वाला है आने वाले 10 से 20 सालों में। जब ये कॉरिडोर बनके रेडी होंगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा इन कॉरिडोर की वजह से सदर्न इंडिया में। आगे दोस्तों अब बात करते हैं हैदराबाद की कनेक्टिविटी पुणे से भी होने वाली। तो महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी तेलंगाना से होने वाली है। यहाँ पर 600 किलोमीटर का ये डिस्टेंस रहेगा। तो इस 600 किलोमीटर के लिए 1 आवर 55 मिनट में ये जर्नी पूरी हो जाएगी जब ये कॉरिडोर बन जाएगा। और सदर्न और वेस्टर्न इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी कनेक्टिविटी मानी जाएगी। सदर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया का भारत की इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो इनको ये कॉरिडोर मिलना ही चाहिए। अब दोस्तों पुणे की कनेक्टिविटी मुंबई से भी होने वाली है, तो मुंबई की कनेक्टिविटी सीधा हैदराबाद से इसका मतलब हो जाएगी। तो पुणे मुंबई कॉरिडोर जो कि 146 किलोमीटर का है, तो इस 146 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय करने में कॉरिडोर के बनने के बाद 48 मिनट ही मात्र लगने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ मैं कह सकता हूँ कि मुंबई और पुणे इतना नज़दीक आ जाएंगे HSR कॉरिडोर से कि अब व्यक्ति अगर मुंबई में रह रहा है तो वो पुणे में जॉब कर सकता है, और पुणे में रह रहा है तो वो मुंबई में जॉब कर सकता है। इतना इजी हो जाएगा। तो ये फायदा होता है इस तरीके के हाई स्पीड कॉरिडोर का। तो दोस्तों अब आते हैं नॉर्दर्न इंडिया की तरफ। तो नॉर्थ में कोई छोटे मोटे कॉरिडोर नहीं, बड़े बड़े कॉरिडोर दोस्तों अनाउंस हुए हैं। तो दिल्ली से सीधा वाराणसी, जो कि सबसे पहला HSR कॉरिडोर बनने वाला था, जिसकी बातें चल रही थी बहुत समय से। एक समय ऐसा भी आया था कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट ने ये कहा कि ये कॉरिडोर नहीं बन पाएगा, कंजेस्टेड एरिया बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद भी मंथन चलता रहा और भी यहाँ पर जो सर्वे हैं वो होते रहे। आखिरकार ये कॉरिडोर ऑफिशियली अब अनाउंस हो चुका है। ये टोटली एलिवेटेड कॉरिडोर होगा। हो सकता है कुछ जगहों पर टनल से होकर के भी ये गुजरे, लेकिन मैक्सिमम सभी कॉरिडोर जो ये हैं ये सब एलिवेटेड कॉरिडोर ही होने वाले हैं। तो दोस्तों ये कॉरिडोर जो होगा, इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो 865 किलोमीटर होगा। पहले यहाँ पर 8 से 11 घंटे लग रहे थे ट्रेन के माध्यम से, जिसमें वंदे भारत ट्रेन सबसे तेज ट्रेन है यहाँ। अगर ये कॉरिडोर बनता है तो 3 घंटे 50 मिनट 3 आवर 50 मिनट में ये डिस्टेंस तय हो जाएगा। इसके बाद ये कॉरिडोर दिल्ली को सिलीगुड़ी से भी जोड़ने वाला है, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ जाने का एक बहुत ही बड़ा माध्यम बनेगा ये कॉरिडोर। और सबसे आखिरी में 7वां कॉरिडोर जो है वो है वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि दिल्ली सिलीगुड़ी को आपस में जोड़ेगा। 760 किलोमीटर का ये डिस्टेंस होने वाला है। यहाँ पर 12 से 15 घंटे अभी लग जाते हैं इस कॉरिडोर में डिस्टेंस तय करने में वाराणसी से सिलीगुड़ी में, लेकिन इस कॉरिडोर के माध्यम से 2 घंटे 55 मिनट 2 आवर 55 मिनट में ये डिस्टेंस तय हो सकता है। तो अप्रॉक्स 4000 किलोमीटर के ये जो कॉरिडोर हैं वो लॉन्च हो गए हैं देश में। 16 लाख करोड़ से ज़्यादा क्या यहाँ पर इसका एस्टिमेट वैल्यू आ रहा है। अब किस कॉरिडोर पर सबसे पहले काम होगा, अभी तक इसके ऊपर कोई पारदर्शिता नहीं आई है। जैसे ही और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आती जाएगी इन कॉरिडोर के ऊपर, मैं आप लोगों को जानकारी देता रहूंगा। अभी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लिमिटेड NHSRCL इनके बारे में ट्वीट करके जानकारी तो दे रहा है कि किस तरीके से कॉरिडोर अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन ये जानकारी अभी तक नहीं आ पाई है कि एग्जैक्टली इनका मैप क्या होने वाला है हर एक कॉरिडोर का। तो मतलब कि आगे आने वाले समय में सभी कॉरिडोर के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मुझे लाना पड़ेगी, क्योंकि सभी के जो मैप्स हैं वो धीरे धीरे सामने आएंगे। लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड भी जानकारी सामने आएगी आने वाले सालों में। और ये भी देखना होगा दोस्तों कौन से गांव कौन से कस्बे से होकर के ये कॉरिडोर गुजर रहे हैं, जिससे कि सभी लोगों को ये जानकारी रहेगी कि कौन से जगह पर कैसा डेवलपमेंट आने वाला है आने वाले समय में। क्योंकि जब ये कॉरिडोर आते हैं तो पूरी की पूरी आसपास की इकोनॉमी ही बदल जाती है, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और कई सारे जो बिजनेसेस हैं वो भी शुरू हो जाते हैं इन कॉरिडोर के आसपास आने से, क्योंकि ये बड़ी बड़ी सिटीज को बहुत दूर जो हैं उनको बहुत ही नजदीक ले आते हैं। और अश्विनी वैष्णव जी का तो दोस्तों ये तक कहना है कि दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर लगभग 2035 तक आप लोग बनता देख सकते हैं। मतलब तब तक ये कॉरिडोर बन जाएगा और वहां पर ट्रेन चलने की संभावना होगी। तो लगभग 10 साल तक का आसपास का जो समय है वो लेकर के वो चल रहे हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोगों की क्या राय है इन कॉरिडोर को लेकर के, वो भी आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय। 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स अनाउंस हुए हैं, उससे देश में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये एक साउथ हाई स्पीड ट्रायंगल या साउथ हाई स्पीड डायमंड बनेगा, जो कि कंप्लीट 5 साउथ इंडियन स्टेट्स कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी यूटी, इसके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा, बहुत बड़ा बोन साबित होगा।